अब तक आपने पढ़ा कि सारे सबूत आ जाने के बाद और युविका की पुरानी क्लासमेट और उसके पियानो टीचर की गवाही के बाद ये साबित हो जाता है कि वह बहुत ही झूठी और धोखेबाज है, जिससे सब लोग उसे माफी मांगने के लिए कहने लगते हैं। अब आगे, यहाँ से चलो बेटा। मिसेज परमार ने समर्थ का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने देखा ना, ये लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। इससे शादी करने का मतलब है कि तुम पूरी जिंदगी मजाक बनकर रह जाओगे। वह लड़की कितनी यंग है, मगर वह इतनी फेमस म्यूजिशियन धुन है। कितनी लकी होंगे उसके पेरेंट्स। राहुल की वाइफ ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा। किसकी बात कर रही हो तुम? मिसेज परमार ने सवाल पूछा और उसकी नजरों का पीछा करने लगी। अरे, वही जो स्टेज के बीच में खड़ी है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मगर वह उन सब में से खूबसूरत है। राहुल की वाइफ ने पॉइंट करते हुए कहा, वह है धुन। तुमने देखा नहीं होगा आते वक्त। मिसेज परमार ने स्टेज पर खड़ी अनामिका के कोर चेहरे को देखा और थोड़ा हैरान हो गई। वह फेमस म्यूजिशियन धुन है, तब तो परमार परिवार के लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कौन ऐसा लकी लड़का होगा जो उससे शादी करेगा। मैंने तो सुना है कि कुछ एंटरटेनमेंट कंपनियां हैं जो उसे पियानो के कंपटीशन के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, मगर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे अपने कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। राहुल की वाइफ ने मिसेज परमार को शॉक हो और कंफ्यूज दोनों कर दिया। उन्हें पास में लगता था कि अनामिका बस शो ऑफ करती है और उसमें कोई टैलेंट नहीं है और सबके सामने वह कोर चेहरा बनाकर रहती है। लेकिन अब समझ में आ रहा था कि वही सबसे काबिल थी। उसकी जो ऑफेंस और एरोगेंस उसकी टैलेंट की वजह से थी। वह कितनी बेवकूफ थी, जो असली हीरो को नहीं पहचान पाई। समर्थ ने भी स्टेज पर खड़ी अनामिका की तरफ देखा। वह कितनी खूबसूरत थी और भीड़ में एक तारे की तरह चमक रही थी, और युविका उसके कंपैरिजन में बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। वह बस एक एवरेज लड़की थी, जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की में पहले क्या पसंद किया था। समर्थ अपनी मॉम के साथ वहां से चला गया। युविका ने स्टेज पर से यह बात नोटिस की और वह समर्थ और उसकी मॉम को रोकना चाहती थी, लेकिन भीड़ उसे माफी मांगने के लिए कह रही थी और जाने का कोई रास्ता नहीं था। मदन मेहता और मीना मेहता का भी बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था और वह लोग बहुत बेइज्जत महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना था। तुमने किसी इंसान की काम को चोरी किया है और उसे पर्सनल फायदा उठाया है। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना, अनामिका ने कोल्ड आवाज में कहा। अपने लिए एक वकील तैयार कर लेना। अनामिका की बात सुनकर युकार ने मुंह खोला, मगर वह स्पीचलेस थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। लोग अभी भी उसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स को भी लोग भला बुरा कहने वाले हैं, तो उसकी आंखों से आंसू में बहने लगे और उसने अनामिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह भीड़ के बीच से निकालकर दौड़ते हुए स्टेज की ओर नीचे उतरी और बाहर भाग गई, और वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे भागता हुआ देखकर मदन मेहता और मीना मेहता भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहीं इस बाकी सारे लोगों ने अनामिका को घेर लिया। धुन, मैंने अभी अभी एक म्यूजिक पीस कंपोज किया है, क्या आप मुझे गाइड करेगी? हेलो, मेरा नाम दिया है, मैं इस कंपटीशन में थर्ड आई हूँ, क्या मैं कुछ दिनों तक आपसे सीख सकती हूँ? मास्टर धुन, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी थी, मैं उसे पूरी तरह से खो गई थी। मैं आपकी लॉयल फैन हूँ, क्या मैं आपकी धुन बजा सकती हूँ? आपका म्यूजिक बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और हम जैसे बहुत सारे फैंस के लिए वह बहुत ही बड़ी बात है। मास्टर धुन, हम आपको बहुत ही पसंद करते हैं, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देगी? क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? फैंस ने पूरी तरह से अनामिका को घेर लिया था और बेचैन और उम्मीद भरी आंखों से उसे देखे जा रहे थे। अपने पेरेंट्स को थोड़ी दूरी पर खड़ा देखकर अनामिका ने जेटली कहा, मुझे कुछ मैटर अटेंड करने हैं, प्लीज मैं आज यहाँ आई थी, इस बारे में आप लोग भूल जाए। नो प्रॉब्लम, अगर हमारी धुन कह रही है तो हम किसी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। अगर किसी ने हमसे पूछा कि धुन की उम्र क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे और कहेंगे हमें नहीं पता। एब्सोल्युटली राइट धुन, आप चिंता मत कीजिए, क्या हम आपके कुछ नए ट्यून सुन सकते हैं? आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अनामिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं जल्द से जल्द कोई नई धुन कंपोस्ट करूंगी तो आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। ये सुनकर भीड़ के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने साइड हटकर अनामिका को आगे जाने का रास्ता दे दिया। होस्ट ने अनाउंस किया कि इवेंट खत्म हो गया और भीड़ गायब होने लगी। अनामिका अपने पेरेंट्स के पास पहुंची और उनकी एक्साइटमेंट देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, चलिए गाड़ी में बात करते हैं। ओके श्योर। सिया जी इतनी शौक है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी पियानो मास्टर है। कई दिनों पहले उनका छोटा बेटा रुद्र पियानो की एक कंपोजिशन के लिए धुन को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार था, मगर धुन ने मना कर दिया। उसके बाद से ही रुद्र हमेशा कंप्लेंट करता रहता है कि धुन बहुत ही एरोगेंट है।
लेकिन किसने सोचा था कि रूथ, जिसे एरोगेट इंसान बोलता रहता है, वह उसकी खुद की बहन होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग बात थी। वही जब फैंस की भीड़ में धुन को श्रवण जी और उनकी वाइफ के साथ से जाते हुए देखा तो उन्हें काफी जलन फील हुई। लोग सही कहते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग इन्फ्लुएंस लोगों के साथ ही घूमते हैं। काश मैं भी कब धुन की तरह अमीर लोगों की दोस्त बना पाऊंगी। आंखें बंद कर लो यार। हाँ, आंखें क्यों बंद कर लूं? सपनों में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। रास्ते में घर जाते वक्त नताशा को अपने हाथ में पकड़ी हुई चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही बुरी लग रही थी। उसका मूड भी बहुत खराब था। ये ट्रॉफी अनामिका के लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, और जैसे ही वह उसे एम्बरासिंग ऑब्जेक्ट को पीछे छुपाने वाली ही थी, उसने सीता जी की आवाज सुनी, नताशा तुम्हारी बहन धुन है, इतनी बड़ी म्यूजिशियन, तुम्हें उससे जरूर सीखना चाहिए। ओके, नताशा बोली, उसे सीखना होगा, अनामिका से कभी भी नहीं। किसने सोचा था कि ओबरॉय परिवार में एक म्यूजिक जीनियस भी है। अमेजिंग, हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज रात सीता जी की चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। श्रवण जी भी बहुत खुश थे। वह बोले, सचमुच परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व है। उसके टैलेंट को कभी निखार नहीं गया और ना ही का भी तारीफ की गई जब वह मेहता परिवार में थी। अब तुम उन लोगों को हमारी बातों के बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? वह हार्टलेस लोग लायक ही नहीं है, उनका नाम लेकर मुझे बेचैन मत करो, सीता जी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, चिंता मत करो, मैं अभी उन्हें हैंडल कर लेता हूँ। इतना कहकर श्रवण जी ने अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही वह बोले, सबको बता दो कि जो भी मेहता परिवार के साथ बिजनेस करेगा वह ओबरॉय परिवार का दुश्मन होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी प्यारी बेटी को परेशान करने की? वह उन्हें अब मुंबई में रहने नहीं देंगे। नताशा को हमेशा अपने ऊपर प्राउड फील होता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका उससे बेहतर होगी, इसलिए वह ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसके दिल में जलन और फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी। उसने कई गहरी सांस ली अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि ने सीआईए के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया और बिना एडवांस की परमिशन के अंदर आते हुए बोला, सर मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है। मैडम धुन है बहुत ही फेमस म्यूजिशियन और म्यूजिक जीनियस, पियानो वर्ल्ड में लोग भगवान मानते हैं। ये सुनकर देवांश ने हैरानी से ऊपर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी उसे निराश नहीं करती है, हमेशा उसे हैरान ही कर देती है। ना सिर्फ इतनी कम उम्र में एक एक्सीलेंट डॉक्टर है, बल्कि एक पियानो मास्टर भी है, और कौन सी बातें हैं जो उसके बारे में नहीं जानता। आज अनामिका मैम पियानो कंपटीशन अटेंड करने गई थी अपनी फैमिली के साथ। ऋषि ने पूरे इवेंट को डिटेल में देवांश को बताया। वही मेहता परिवार के घर युविका ने घर आकर अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और कितना भी बुलाने पर बाहर आने से मना कर रही थी। युविका, क्या तुम्हें अवार्ड सेरेमनी से खुश होकर नहीं आना चाहिए था? क्या हुआ है? हमने तुम्हारे लिए केक बनाया है और तुम्हारे वापस आने पर सेलिब्रेशन प्लान किया था। क्या तुम प्लीज दरवाजा खोलकर केक देखोगी? उस पर तुम्हारे लिए कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था। ये सब सुनकर रूम के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई, जैसे वह उन्हें चुप करना चाहती हो, जिससे सारी मेज हैरान हो गई। और जैसे ही उन्होंने मदन मेहता और मीना मेहता को अंदर आते हुए देखा, वह जल्दी से उनके पास जाकर पूछने लगी, सर मैडम वह आपका? वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उन्होंने मदन मेहता और मीना मेहता को देखा, जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। उनके कपड़े हल्के फट भी चुके थे, जैसे वह लोग बैकरप्ट होने वाले हो। सर मैडम क्या हुआ है? एवं अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या युविका को अवार्ड सेरेमनी में से अवार्ड लेकर घर नहीं आना चाहिए था? मुझे कोई ट्रॉफी नहीं दिखाई दे रही है। मैडम क्या आप ठीक है? मीना ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी तो एक मिनट मैन ने जाकर उसे पकड़ लिया। ये मीना मेहता को अपने पूरे शरीर की ताकत खत्म होती हुई महसूस हो रही थी और उसके सर में इतना दर्द था कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह बोली, अवार्ड का नाम लेना बंद करो। ठीक है मैम, मुझसे गलती हो गई, चलिए मैं आपको बैठाती हूँ। उस मैड ने जल्दी से मीना को कागज पर बैठाया और उन दोनों को पानी दिया। मीना और मदन मेहता अपनी पूरी जिंदगी में आज से पहले इतनी एम्बेरेस कभी नहीं हुए थे। मदन मेहता को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे युविका ने किसी और का काम चुराया, और वह भी अनामिका का। अब सब वह लोग सबके सामने मजाक बन चुके हैं। वह अनामिका, मीना इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए। ये बात सुनकर नौकरानी को लगा कि उन लोगों का अनामिका के साथ फिर झगड़ा हुआ है, इसलिए वह लोग उसे ब्लेम करने लगे। तो यह उसे बदतमीजी लड़की की ही गलती है। उसने आप लोगों को फिर से गुस्सा दिलाया और आपका अच्छा मूड और दिन दोनों खराब कर दिया। मैं समझ गई कि युविका के साथ जरूर कुछ हुआ है। जब वह रोते हुए अंदर आई, यह सब उस लड़की की गलती है।
उसे सोचना चाहिए कि अगर आप लोग नहीं होते तो वह जिंदा भी नहीं होती, वह कितनी अनग्रेटफुल है। सबसे पहले युविका ने किसी और का काम नहीं चुराया होता और उसे अपना नाम नहीं दिया होता तो आज वह स्टेज पर इतना एम्बेरेस नहीं हुई होती, और प्रॉब्लम यह है कि उसने हमें इस बारे में पहले नहीं बताया। अगर युविका ने यह बात उन्हें पहले बता दी होती तो वह लोग इतनी शान से अवार्ड सेरेमनी में जाते ही नहीं और ना ही सबकी नजरों में एक बड़ा मजाक बनता। वह मेड हैरान हो गई। युविका ने अनामिका का काम चुराया और उसकी वजह से उन्हें इम्प्रेसमेंट हुई, ये तो बहुत ही ऑकवर्ड था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक उसी वक्त मीना का फोन बजा और जब उसने देखा कि कॉलर आईडी पर मिसेज मेहरा लिखा हुआ है तो वह नर्वस हो गई, मगर फिर भी उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो मिसेज मेहरा। मैसेज मेहता, मैंने अवार्ड सेरेमनी से कुछ देर पहले ही हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह अनाउंस किया कि युविका हमारे ब्रांड की स्पोक पर्सन है, और उसके कुछ देर बाद ही किसी ने मुझे बताया कि युविका ने मास्टर धुन की काम को चुराया था और वह पूरे स्टेज पर सबके सामने एक्सपोज हो गई है। मिसेज मेहरा ने पूछा। मीना जानती थी कि उसे जल्द से सॉल्व करना होगा, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, मिसेज मेहरा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मैसेज मेहरा ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, क्योंकि इस न्यूज़ को ब्लॉक कर दिया गया था इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा और आधे घंटे बाद मुझे इस बारे में पता चला। अब जिन लोगों को इस बारे में पता चल गया है वह लोग मेरे पियानो ब्रांड को बायकॉट कर रहे हैं और हमें आखिर में उसे ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। बातें इस बिंदु तक पहुंच गई है मगर तुम लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है। ये सुनकर मीना मेहता को ऐसा लगे जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेज थप्पड़ मारा हो, मगर फिर भी वह बोली, मिसेज मेहरा मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि सारा सच सामने आ जाने के बाद युविका रोते हुए घर पहुंचती है और तभी मीना को भी मैसेज मेहरा का कॉल आता है। अब आगे। मिसेज मेहरा अब गुस्से में थी। वह बोली, हमने क्लियरली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान युविका के ऊपर किसी तरह का कोई गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए, वरना आप लोगों को 10 गुना ज्यादा पैसे पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोगों को 5 करोड़ रुपए 10 दिनों के अंदर देने होंगे, वरना हम इस मामले को कोर्ट में सेटल करेंगे। श्रीमती मेहरा। मीना ने कुछ कहने की कोशिश की मगर दूसरी तरफ से फोन ऑलरेडी कट चुका था। जब उसने कॉल वापस करने की कोशिश की तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। मीना मेहता और परेशान थी। 5 करोड़ रुपए, वह 5 करोड़ कहां से देगी? भले ही मदन मेहता काफी अमीर इंसान था लेकिन उनके पर्सनल असेट्स ही कुछ करोड़ के थे और ज्यादातर फिक्स एसेट से, जैसे घर, शॉप्स, स्टॉक, गाड़ियां, बाकी सब। और पहले अनामी इन्वेस्टमेंट कंपनी की वजह से उनका कॉरपोरेशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जब उन्होंने अपने कदम पीछे हटा दिए थे इसलिए वह लोग अब बहुत बड़ी मुसीबत में थे और बिजनेस लॉस होने की वजह से उन्होंने पहले ही कई शॉप, घर बेच दिए थे। अब उन्हें 5 करोड़ देने हैं कंपनसेशन के तौर पर। उन्हें तो अपनी कंपनी के शेयर्स ही बेचने होंगे और एक बार उनके शेयर से बिक गए तो वह माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बनकर रह जाएंगे और जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर लक्ष्मी जी और बाकी शेयर होल्डर के हाथों में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें शेयर्स किसी भी कीमत पर बचाने होंगे। तुम लोग जा सकते हो। मीना मेहता ने सारों नौकरों को वहां से भगा दिया और उसके बाद मदन मेहता ने धीमी और डेस्परेट आवाज में पूछा, अभी हम क्या करेंगे? जीवन वजह से कॉन्टैक्ट टूटा है और हमें कंपनसेशन के तौर पर 5 करोड़ देने ही होंगे और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। वह दिन में तो कुछ। मदन मेहता कुछ कहने ही वाला था तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। कोई अननोन नंबर से कॉल था जिसे उसने तुरंत उठा लिया और कहा, हेलो, क्या यह मदन मेहता है? मैं म्यूजिशियन धुन का लॉयर हूँ। इतना कहने के बाद उस लॉयर ने और कुछ कहा जिससे मदन मेहता शॉक हो गया और बोला, कंपनसेशन का तौर पर 6 करोड़ रुपए। हाँ, आपकी बेटी युविका ने धुन के काम को चुराया है और बिना किसी परमिशन के उसे कंपटीशन में भी प्रैक्टिस किया। ये बहुत ही सीरियस क्राइम है और आपको लीगल कॉन्सिक्वेंस से तो भुगतने ही होंगे। लॉयर बोला, अकॉर्डिंग टू द रेवेलेंट लॉ आपको इन सब के लिए एक पब्लिक अपॉलजी ग्रांट कर रही होगी और फिर धुन के लॉसेस के लिए कंपनसेट करना होगा, और जहां तक धुन की रिपीटेशन है उससे 6 करोड़ का कंपनसेशन बहुत ही काम है। अगर 3 दिनों के अंदर हमें पैसे नहीं मिले तो मैं आपकी बेटी को अपने पब्लिक ऑफिशियल अकाउंट के बेसिस पर जेल भिजवा देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मदन मेहता ने माफी मांगते हुए कहा, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। एक बार अगर उन्होंने अपने पब्लिक अकाउंट पर इस बार में लिख दिया और पुलिस युविका को पकड़ कर ले गई तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी जिसकी उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब होगी और मेहता परिवार की भी। मदन मेहता बोल तो रहा था मगर कॉल कट हो गया। कॉल कट होने के बाद मीना मेहता ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या अनामिका हमसे 6 करोड़ चाहती है? लेकिन किस लिए?
क्योंकि युविका ने उसका गाना चुराया है। मदन मेहता सोच से ही गुस्सा हो रहा था, क्या तुम उसे टारगेट करना बंद करोगी? अगर तुमने उसे मेहता परिवार से बाहर निकालने की स्थिति नहीं की होती तो क्या तुम सोच सकती हो कि धुन के माता पिता होने पर हमें कितना फायदा होने वाला था। दो बेटियां होती हमारी और एक इतनी टैलेंटेड, तुम्हें पता है कि वह हमें कितना नाम पैसा और शोहरत दिला सकती थी और कितने कनेक्शन जोड़ सकती थी। कितनी बुरी बात है कि रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे कैसे पता होता कि वह लड़की धुन है? उसने कभी हमसे कभी कहा ही नहीं। मीना मेहता गुस्से में बोली, यही प्रूव करता है कि वह चाल चल रही थी। तुम्हारी माँ उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन ये बात उसने तुम्हारी माँ से भी छुपाई। मीना को पक्का यकीन था कि अगर लक्ष्मी जी को इस बारे में पता होता तो पक्का उन्हें बताती। काफी खराब एक्सप्रेशन के साथ मदन मेहता सोफे पर बैठ गया। न सिर्फ उन्हें 5 करोड़ पेनल्टी के देने थे, बल्कि 6 करोड़ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के भी देने थे, जो एक साथ मिलकर 10 करोड़ से भी ऊपर रकम होती थी, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या हम उस लड़की से फिर से बात कर सकते हैं? शायद वह मान जाए, मीना ने कहा। ये सुनकर मदन मेहता को गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम्हें पता है कि वह काइट है। अगर पहले पहले तुम थोड़ी सी टॉलरेंस रखती तो अगर वह हमसे अलग भी हो जाती तो भी हम शांति से जी पाते। हम जब भी बाहर मिलते हैं तो वह हमें इज्जत से मुस्कुरा कर ग्रीट करती। हमारे बीच का रिलेशनशिप इतना खराब नहीं हुआ होता। जब से अनामिका उनके परिवार से गई थी तब से उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। युविका ने फाइनली एक कंपटीशन में सेकंड प्लेस जीता, लेकिन वह कुछ कर पाती है उससे पहले सब कुछ बदल गया। मदन मेहता को बहुत सारे इमोशंस एक साथ फिल हो रहे थे। रिग्रेट, दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। ठीक उसी वक्त उसे अनामी इन्वेस्टर मार्ट का ख्याल आया और वह बोला तो वही थी उसे दिन जो अनामी इन्वेस्टमेंट के सीईओ के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी, और इसीलिए वह लोगों से इतनी इज्जत दे रहे थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह इतनी बड़ी म्यूजिशियन धुन है और वह बहुत सारे बिग शॉट को जानती होगी। मदन मेहता को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। वह बोला, अब हम क्या करें? अभी हमें सबसे पहले युविका को बुलाकर उससे सिंसियरली माफी हो मांगवानी होगी। फिंगर क्रॉस करो कि वह हमें माफ कर दे। क्यों? मीना मेहता ने तेज आवाज में कहा, युविका ने ऑलरेडी स्टेज पर माफी मांग ली थी, उन्हें प्राइवेट में माफी मांगने की क्या जरूरत है? वह लोग अपने आप को नीचे क्यों झुकाए जिसकी वजह से अनामिका उन्हें बेइज्जत करें? अगर हम सिर्फ सॉरी बोलने के बाद 6 करोड़ के लॉस से बच सकते हैं तो किसमें बुराई क्या है? मदन मेहता को रियलाइज हो गया था कि इस वक्त घमंड नहीं बल्कि पैसे जरूरी हैं, मगर वह बोला, लेकिन मुझे तो एक ही बात की चिंता है कि हमने उसे बहुत परेशान किया होगा। वह हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, यहाँ तक कि उसने ऑलरेडी उनके फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। क्या उसे युविका का नेकलेस नहीं पसंद था? हम उसे वह दे देंगे, मीना मेहता ने कहा तो मदन मेहता हंसने लगा, जिसे देखकर मीना ने पूछा, तुम हंस किस बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में मुझे लगता है कि धुन के पास पैसों की कमी है, जो वह नेकलेस लगी? तो फिर उसने युविका का नेकलेस क्यों चुराया था और इतने सारे लड़कों के साथ क्यों जाती थी बाहर? क्या वह पैसों के लिए नहीं था? मीना ने पूछा। थोड़ी देर तक मदन मेहता चुप रहा और उसके बाद बोला, जो युविका ने कहा शायद वह सच ना होगा। वह उन लोगों के साथ इसलिए होती होगी क्योंकि वह इतनी फेमस और बड़ी म्यूजिशियन है, और उनका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होगा जिसे युविका ने गलत समझकर हमें गलत बताया। आफ्टर ऑल हाई प्रोफाइल लोगों को एक साथ रहना अच्छा लगता है। मीना मेहता ने उसकी बात सुनी तो कुछ लॉजिक लगाया, लेकिन उसकी युविका झूठ क्यों बोलेगी? मदन ही ज्यादा सोच रहा है। ठीक उसी वक्त मदन मेहता का फिर से फोन बजाओ और यह उसका असिस्टेंट शिव था। वह बोला, सर हम बर्बाद हो गए हैं। ओबरॉय परिवार ने अनाउंस कर दिया है कि मेहता परिवार के साथ जो भी काम करेगा वह उनका दुश्मन होगा, इसलिए सब लोग पीछे हट रहे हैं। एक के बाद एक सब लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारी कंपनी बनक्रप्ट हो जाएगी। ये सुनकर मदन मेहता हैरान हो गया और उसने कंफ्यूजन में कहा, हमने तो ओबरॉय परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या उन्होंने बताया कि वह लोग ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसका असिस्टेंट बोला। तो जाओ और पता लगाओ। मदन मेहता इस वक्त खोए हुए बच्चे की तरह हो गया था। उनके और ओबरॉय परिवार के बीच में कोई झगड़ा नहीं है और ना ही आज अवार्ड सेरेमनी उनके साथ हुआ। उन्होंने एक दूसरे से हेलो तक नहीं कहा, तो वह लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, उसके असिस्टेंट ने कहा और कॉल कट कर दिया। लेकिन मदन मेहता को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि ओबरॉय परिवार ने ये स्टेटमेंट अनामिका का वजह से दिया हो? क्या वह लोग भी धुन को पसंद करते हैं और उन्होंने डिसाइड किया हो कि वह लोग अनामिका का बदला उनसे लेंगे? अगर ऐसी बात है तो उन्होंने एक साथ दो दो बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ
ओबरॉय मैंशन में जैसे ही श्रवण जी घर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर पर जो पियानो है वह उनकी बेटी के स्टेटस से मैच नहीं करता है। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी से कहा, मुझे एक डायमंड का ट्विस्टेड पियानो मेरी बेटी के लिए चाहिए। हर एक चीज में डायमंड स्टड होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आज रात ही डिलीवर कर दीजिएगा। ये पियानो बहुत ही बेसिक है, हमारी बेटी के लिए सूटेबल नहीं है। सीता जी ने भी मुस्कुराते हुए बोली, जाकर कुछ अच्छे से अच्छी सब्जियां और खाने का सामान लेकर आओ, आज हम अनामिका के लिए सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बगल में खड़ी रीना ने रिस्पेक्टफुली और क्यूरोस होकर पूछा, हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे मैडम? क्या कोई अच्छी खबर है? अनु एक वर्ल्ड रिवॉर्ड पियानो मास्टर है और एक पेरेंट्स होने के नाते आज हम इस बारे में पता चल रहा है। सीता जी बोली। सीता जी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही दोनों नौकरानियां हैरान और खुश दोनों हो गई और बोली, ये तो बहुत अमेजिंग बात है, वह इतनी यंग है और ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड है। क्या इसका मतलब है कि पियानो वर्ल्ड में नताशा से भी ऊंचा है उसका स्टेटस? और नताशा के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं थे। अनामिका सचमुच बहुत ही भोली है। सीता जी ने अनामिका की तरफ वह देखते हुए कहा, क्या तुम थक गई हो? अगर हाँ तो ऊपर जाओ, आराम कर लो, हम तुम्हें बाद में डिनर के लिए बुला लेंगे। ओके, अनामिका ने कहा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर गई उसे विक्रम का मैसेज आया, मैम क्या आप दूसरे विला में आ सकती हैं? वह प्रोजेक्ट नंबर 333 फिर से फेल हो गया। दूसरे वाला पहला यानी कि अनामिका का लग्जरियस विला था जो मुंबई के ही एक दूसरे और खाली जगह पर था। वह अनामिका का मेनन बेस माना जा सकता था जहां से काफी खूबसूरत नज़ारे भी थे और वहां पर काफी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी थी। वह लेबोरेटरीज में मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट थे देश है और विदेशों से, और अनामिका के बहुत सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट वही कंप्लीट हुए थे। A33 एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो अल्जाइमर के लिए दवाएं तैयार कर रहा था। ये दवाएं भी डॉक्टर या तो ठीक नहीं कर पाते थे या फिर दवाएं के सहारे उन्हें जिंदा रखते थे और उन दवाएं से भी पेशेंट की तकलीफें धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। अल्जाइमर की बीमारी को पूरी तरह ठीक करना मुश्किल था, इसलिए अनामिका ये दवाई तैयार कर रही थी। बोस, ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा है, क्या हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते हैं? इस तरह पैसे बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, विक्रम ने कहा। मैं वहां थोड़ी देर में आती हूँ, अनामिका ने शांति से जवाब दिया। अच्छी बात है, क्या आप यहाँ आएंगी तो थोड़ा सा हॉट एजी हर्ब और टाइम डिफाइन मोशन बना देंगी? ब्लैक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उन दवाओं के लिए बहुत हाई प्राइस देने के लिए तैयार है, विक्रम ने कहा। ओके, अनामिका बोली और कॉल कट होने के बाद अनामिका ने वह दवाई ली जो श्रेया ने उसे दी थी और सीता जी को बात कर वहां से निकल गई। उसका वह लग्जरियस विला घने जंगलों के बीच में था और काफी सुंदर दिखाई देता था। जैसे ही घर के सामने खड़े बॉडीगार्ड्स ने अनामिका को आते हुए देखा तो वह काफी एक्साइटेड और रिस्पेक्टफुल टोन में बोले, आप फाइनली आ गई। मैं जैसे ही अनामिका में हाल में पहुंची, विक्रम ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था और बोला, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए बोस, आप पहले की तरह ही कॉल्ड है। अनामिका ने कोल्ड नजरों के साथ उसे देखा और बोली, लगता है तुम बहुत ही बोल्ड होते जा रहे हो। उसकी बात सुनकर विक्रम तुरंत डर गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।